अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यूएन का एक प्रधान न्यायिक अंग होता है, जिसकी जिम्मेदारी होती है कि दो देशों के बीच में अगर विवाद होता है तो इन विवादों को ये सुलझाए। साथ ही साथ ये परामर्श भी दे सकता है। हालांकि ये परामर्श बाध्यकारी नहीं होते, अर्थात इनको मानना इनकी मजबूरी नहीं होती है। परामर्शदात्री का मतलब ही होता है कि ये परामर्श के तौर पर होते हैं। लेकिन फिर भी ये कहना कि इन परामर्शों का कोई मतलब नहीं है, ये उचित नहीं है, क्योंकि इसके अंतर्राष्ट्रीय मायने होते हैं, इसका अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव होता है। अब हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के द्वारा अर्थात इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के द्वारा एक ओपिनियन दिया गया। अब इस ओपिनियन के क्या मायने हैं, इस बात को देखना यहाँ पर लाजमी। इस ओपिनियन की क्या महत्ता है, वो ओपिनियन किससे संबंधित था? तो दरअसल जो मानव जनित अर्थात मानव के द्वारा जो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन है, उसकी जिम्मेदारियों को पूरा न करने के कारण जो होने वाले नुकसान है, उसके कानूनी परिणामों पर अपनी एक परामर्श राय दी गई है। किसके द्वारा ये राय दी गई है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के द्वारा। अब ये एडवाइजरी ओपिनियन जो दिया गया है, ये ऐसे समय पर दिया गया है जिस समय अमेरिका जैसे देश पेरिस समझौते से पीछे हटकर एक बहुपक्षीय जलवायु व्यवस्था जो थी उसको पहले ही कमजोर कर रहे हैं। तो इस ओपिनियन के क्या मायने हैं, सभी पक्षों को आज हम समझेंगे आज के इस वीडियो के माध्यम से। तो नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और शुरुआत करते हैं आज इसी के अंतर्गत कि वास्तव में ये जो एडवाइजरी ओपिनियन दिया गया है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के द्वारा, इसके क्या मायने हैं। शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि जलवायु दायित्व को लेकर इसको किस तरीके से देखा जा रहा है। खबर हमारी यही है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने जलवायु परिवर्तन पर जो एडवाइजरी ओपिनियन जारी की है, जिसमें तमाम देश जो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करते हैं, अब उनके कानूनी परिणाम को लेकर एक बात की उम्मीद जरूर की जा रही थी कि अगर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कोई बात कह रहा है तो उसके कानूनी परिणाम को लेकर इसमें कुछ तथ्य हो सकते हैं। यानी कि जो जलवायु परिवर्तन को लेकर तमाम ऐसी गतिविधियां होती हैं, चाहे वो विकसित देश या विकासशील देशों के द्वारा, उनको न करने की दशा में अगर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कोई बात कहता है तो या तो उसमें कोई कानूनी प्रोविजन है या भविष्य में ऐसी बात हो सकती है। तो इन सारे चीजों को हम समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से और समझेंगे कि इस एडवाइजरी ओपिनियन का क्या मतलब निकल के आ रहा है। तो देखिए, यहाँ पर अगर देखें हम, तो जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की अगर हम जो ये एडवाइजरी ओपिनियन थी, इसके सबसे पहले हम असर को देखें कि जो ग्लोबल साउथ सामान्य रूप से जो विकासशील देश हैं उनके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है, इन पर उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। क्योंकि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की जब बात होती है तो पूरा विश्व दो धड़ों में हमें दिखाई देता है। एक तरफ विकसित देश होते हैं और एक तरफ विकासशील देश होते हैं जिनको भी विकास करना है। तो ऐसी दशा में दोनों को समान पैमाने पर मापने की जो एक लड़ाई है वो चली आ रही है। इस लड़ाई को लेकर अब इनकी जो राय है, एडवाइजरी ओपिनियन है, उसका क्या निहितार्थ निकल के आता है, इसको हम समझेंगे। तो देखिए, इसमें आईसीजे की राय का ग्लोबल साउथ पर क्या इफेक्ट हो सकता है, इसको देखने के लिए सबसे पहले यहां समझना जरूरी है। यहां पर एक बात कही गई है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के द्वारा, यूएनएफसीसी को समग्रता यूएनएफसीसी को समग्र रूप से मान्यता देने की बात की गई। इसका मतलब क्या हुआ? सबसे पहले आप जानिए यूएनएफसीसी। यूएनएफसीसी आप जानते हैं कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कंजर्वेशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसको कहते हैं। अब ये 1992 में एक समझौता हुआ था, इस समझौते को स्वीकार किया गया। अब ये हुआ, आईसीजी ने ये कहा है कि पेरिस एग्रीमेंट जो 2015 में हुआ था, केवल वो ही नहीं बल्कि यूएनएफसीसी और क्योटो प्रोटोकॉल, इन दोनों को भी ध्यान में रखना होगा और ये दोनों अभी भी लागू हैं। इसका मतलब ये हुआ, यूएनएफसीसी की समग्रता का मतलब ये हुआ कि केवल पेरिस एग्रीमेंट के आधार पर किसी चीज को डिनाई नहीं किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर अगर आप देखें तो इसका यह मतलब हुआ कि अगर कोई भी विकसित देश ये कहता है कि उसे तकनीकी देना है, जैसे मान लीजिए निर्धारित हुआ और तकनीकी ट्रांसफर नहीं कर रहा है, साथ ही साथ अगर उसको फंड देना है विकासशील देशों को, वो फंड नहीं दे रहा है और वो ये कह रहा है अपने पक्ष में तर्क देते हुए कि जो पेरिस एग्रीमेंट है उसमें इस चीज की बाध्यता नहीं है, इस आधार पर हमारी मजबूरी नहीं है कि हम टेक्निक या फंड ट्रांसफर करें, तो ऐसी दशा में जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है उसने यहां पर अपने एडवाइजरी ओपिनियन में एक बात कही है। उसने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहता है कि यूएनएफसीसी में यह साफ साफ लिखा है कि कोई भी अमीर देश जो है वो गरीब देश को मदद देगा, उसको मदद देनी होगी। तो यहां पर यह एक महत्वपूर्ण बात है, विशेष तौर पर ग्लोबल साउथ को लेकर। लेकिन अभी आगे और इसमें विचार करने की जरूरत है, वो और ज्यादा आगे बढ़ेंगे तो हम स्पष्ट होगा वो कौन सा पक्ष है। अब क्या ये बाध्यकारी है कि नहीं है, या इसका स्वरूप क्या है, उसको भी हम समझेंगे। अब देखिए, एनेक्स 1 और एनेक्स 2 का यहाँ महत्व समझाया गया है यूएनएफसीसी की समग्रता के अंतर्गत ही। ये बेसिकली क्या है, तो ये यूएनएफसीसी के अंतर्गत शामिल दो श्रेणियां हैं।
NX1 क्या है? NX1 में जो विकसित देश होते हैं जिन्हें की ग्रीन हाउस गैसों का जो उत्सर्जन है उसको घटाना है, तो यहां पर अगर हम बात करें तो सभी विकसित देश जिन्हें उत्सर्जन को कम करना है उनको NX1 में रखा गया है। और NX2 में कौन है? तो वही देश हैं जिनको ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को घटाना है, लेकिन साथ साथ इन पर एक जिम्मेदारी भी है कि विकासशील देशों को आर्थिक और तकनीकी मदद देने की जिम्मेदारी भी इनके ऊपर डाली गई है। अब यहाँ पर यह बात कहा गया है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने कहा है कि ये जिम्मेदारियां अब भी लागू हैं, सिर्फ इस आधार पर कि पेरिस एग्रीमेंट में इसकी बाध्यता नहीं है, इस चीज को डिनाई नहीं किया जा सकता। तो हम कह सकते हैं कि ग्लोबल साउथ को लेके ये एक पॉजिटिव बात हो सकती है। अब आगे और बढ़ते हैं, दूसरा बिंदु हमारा है CBDR RC सिद्धांत की पुष्टि। अब देखिए CBDR RC सिद्धांत क्या है? तो देखिए यहाँ पर कॉमन बट डिफरेंशिएट रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज, इसका मतलब ये हुआ, इस सिद्धांत की यहाँ पर पुष्टि फिर से की गई है कि सभी देश जो है वो जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए जिम्मेदार है, लेकिन उनका जो दायित्व होगा, उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, उसकी ऐतिहासिक जिम्मेदारी होगी। ऐतिहासिक जिम्मेदारी का मतलब ये हुआ कि ये देखा जाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी को इस तरीके से देखा जाएगा कि मान लीजिए कोई भी देश है, उदाहरण स्वरूप अगर अमेरिका है, उसने 100 सालों से अगर भारी प्रदूषण फैलाया है, ज्यादा ग्रीन हाउस गैसों का ऐतिहासिक रूप से उत्सर्जन किया है, और वहीं दूसरी तरफ भारत जैसे देश हैं जो अभी भी विकास की तरफ गतिशील हैं, विकासशील देश के तौर पर हैं, तो भारत जो भी विकास की राह में है, विकास करने की ओर अग्रसर है, और एक तरफ अमेरिका जिससे ऐतिहासिक रूप से तो विकास भी कर लिया और ऐतिहासिक रूप से उसने ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन भी किया है। अब दोनों की बराबर जिम्मेदारी नहीं तय की जा सकती है। यहाँ पर यह ध्यान देना होगा कि ऐतिहासिक दायित्व क्या है, ऐतिहासिक जिम्मेदारी क्या है, और मौजूदा कैपेबिलिटी यानी मौजूदा कंडीशन क्या है, कोई देश विकास की राह में है कि वो विकसित हो चुका है। तो इस तरह से दोनों को एक प्लेटफॉर्म पे नहीं मापना चाहिए। तो यहाँ पर यह बात कही गई है कि कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटी, जिसको CBDR RC सिद्धांत कहा गया है, यहां पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने कहा है कि हमको मौजूदा संसाधनों के अनुसार और ऐतिहासिक जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए हमें इस बात को तय करना होगा। साथ साथ जो टेम्परेचर की बात होती है, जो तापमान लक्ष्य है, इसको लेकर क्या कहा गया है? तो देखिए यहाँ पर जो पेरिस एग्रीमेंट 2015 है, पेरिस एग्रीमेंट आप जानते हैं कि वो कब हुआ था? पेरिस जलवायु समझौता हुआ था, जलवायु परिवर्तन को लेकर एक क्या है, कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि, यानी कि इसमें जो बातें तय हो गई हैं उसको मानना आपकी कानूनी बाध्यता है। अब ये कब हुआ? तो 12 दिसंबर 2015 को फ्रांस में, पेरिस की जो कैपिटल है फ्रांस है, वहां पर संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, जिसको हम कॉप कहते हैं, कॉप 21 में 195 इसके सदस्य देश थे और उनके द्वारा इसको अपनाया गया था। फिर उसके बाद 4 नवंबर 2016 को ये लागू भी हो गया था। तो इस तरह से देखिए, जो पेरिस एग्रीमेंट है उसके अंतर्गत जो भी बातें हैं वो कानूनी रूप से क्या है, बाध्य। तो यहां पर पेरिस एग्रीमेंट का अनुच्छेद 2.1A जो है, इसमें तापमान वृद्धि को लेकर एक बात तय हुई। इसमें यह कहा गया कि जो वैश्विक औसत तापमान में जो वृद्धि है वो पूर्व औद्योगिक स्तर से, यानी औद्योगिक स्तर जो है, जो पूर्व औद्योगिक समय का जो लेवल था उसके लेवल से 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना इसमें तय किया गया। और साथ साथ यह भी निश्चित किया गया कि जो तापमान वृद्धि है वो पूर्व औद्योगिक स्तर में 1.5 डिग्री सेल्सियस तक हम उसको सीमित करने का प्रयास करेंगे, इसके लिए हम कोशिश करेंगे। यानी कि ICJ ने यह कहा है, यानी कि इसमें जो बात कही गई थी पेरिस एग्रीमेंट में कि जो तापमान वृद्धि है उसको 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखा जाए, ये तो कंपल्शन बनाया गया। लेकिन यहां पर यह कहा गया कि कोशिश की जाए, यानी कोशिश की जाएगी कि 1.5 डिग्री सेल्सियस तक को इसको सीमित किया जाएगा। लेकिन यहां पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने जो बात कही है वो थोड़ा सा सोचने वाली बात। अब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने यहां कह दिया कि 1.5 डिग्री सेल्सियस ही मुख्य बाध्यकारी लक्ष्य है, यानी बाइंडिंग टारगेट। तो बाइंडिंग टारगेट कैसे हो सकता है? बाइंडिंग टारगेट तो पेरिस एग्रीमेंट में 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना ऊपर वाले क्लास को बनाया गया था। यह अलग बात है कि बाद में जो COP 26 हुआ या COP 28 हुआ, उसमें यह जरूर बात मीटिंग में यह कही गई, उसकी बैठक में यह बात कही गई कि 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने पर जोर दिया गया, जिसमें कि ये बातें जब आने लगी सामने की ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को 2030 तक हम 43% तक कम करेंगे, तो इन बैठकों में जो COP 20 आपका 6 हो गया या 28 हो गया, इस बैठकों में ये बात तय हुई। लेकिन कोई भी बात, मान लीजिए कि आपने किसी घर, आपको घर लेना है, 5,000 रुपए में एग्रीमेंट हुआ कि 5,000 रुपए में वो घर आपको मिलेगा। बाद में आप आपसी बातचीत में 4,000 रुपए तय कर लेते हैं, लेकिन एग्रीमेंट में अगर चेंज नहीं होता है तो मूल रूप से अगर कभी कोई विवाद होता है तो एग्रीमेंट की ही बात मानी जाएगी, ना कि आपकी ओरल जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है उसकी बात मानी जाएगी। तो यहां कहने का मतलब यह है कि
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने भले ये कहा कि 1.5 डिग्री सेल्सियस मुख्य और बाध्यकारी यानी बाइंडिंग टारगेट होगा, किस आधार पर, तो कॉप 26 और कॉप 28 में जो बातें बैठकों में तय हुई उसके आधार पर, तो केवल बैठकों से समझौते की शर्त नहीं बदली जा सकती। यहां पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से थोड़ी सी भूल होती दिख रही है, क्योंकि पेरिस समझौता एक अंतर्राष्ट्रीय संधि थी, इंटरनेशनल ट्रीटी थी, और इसमें अगर किसी प्रकार का उसकी शर्तों में बदलाव होगा तो उसके लिए बाकायदे उसके सारे सदस्य देश मिलकर औपचारिक रूप से उसमें एक अमेंडमेंट करेंगे, उसमें एक संशोधन करेंगे, तब जाके उसका बदलाव संभव है। तो ये बात थोड़ी सी यहाँ पर अलग बात अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के द्वारा सामने आ रही है। साथ ही साथ जो आईपीसीसी की रिपोर्ट है उस पर कुछ ज्यादा ही अंधा विश्वास किया गया है बिना उसका विश्लेषण किए, क्योंकि कोर्ट ने आईपीसीसी की जो 6वीं मूल्यांकन रिपोर्ट है उसमें आलोचनात्मक दृष्टिकोण नहीं अपनाया है, बल्कि समानता और सीवीआरडी आरसी के जो सिद्धांत है उसकी अनदेखी की गई है। यानी कि सबको एक धरातल पर रख के नहीं यहाँ पर तौला जा सकता, जो बात उदाहरण के स्वरूप मैंने समझाई थी कि अगर ऐतिहासिक रूप से अमेरिका लगातार उत्सर्जन कर रहा है और भारत विकास कर रहा है, भारत विकास की राह में है, अमेरिका विकास कर चुका है, तो दोनों को एक धरातल पर रख के समान तरीके से ये कहा जाए कि 1.5 डिग्री सेल्सियस तक तापमान वृद्धि का जो उसको लिमिट करने का लक्ष्य है, दोनों पर एक ही तरीके से लागू किया जाए, तो ये उचित नहीं है। तो यहाँ पर आलोचनात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए था, यहाँ पर थोड़ी सी भूल होती दिख रही है। अब जलवायु दायित्वों के प्रवर्तन यानी इन्फोर्समेंट को लेकर क्या यहाँ बात है, तो देखिए कुछ बातें ही हैं जिन पर रिजल्ट ऑब्लिगेशन के तौर पर जिनको देखा जा रहा है। देखिए यहाँ पर एक बात समझना जरूरी है, जो दायित्व होता है, जो ऑब्लिगेशन होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है कंडक्ट ऑब्लिगेशन। कंडक्ट ऑब्लिगेशन का मतलब कि जो भी बातें तय होती हैं, जो कोई भी देश अगर किसी चीज को तय किया गया तो इसमें यह है कि वो देश उस चीज के लिए कोशिश करेगा, लेकिन वो नतीजा जरूरी नहीं है कि उसका नतीजा निकले, रिजल्ट निकले। यानी कि कंडक्ट ऑब्लिगेशन का मतलब ही हुआ कि आप कोशिश करिए, नतीजा निकले न निकले वो अलग बात। और दूसरा होता है रिजल्ट ऑब्लिगेशन। रिजल्ट ऑब्लिगेशन का मतलब जैसे कि मान लीजिए ये बात तय कर ली गई कि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को 2030 तक 43% तक कम करना ही होगा। अब इसमें रिजल्ट फिक्स कर दिया गया, तो रिजल्ट ऑब्लिगेशन में क्या है कि देश को निश्चित नतीजा देना ही होगा। यहां पर जो बातें तय हुई हैं उसमें देखिए कुछ ही बातें हैं जिनको रिजल्ट ऑब्लिगेशन के तौर पर रखा गया है, जैसे कि एनडीसी यानी कि नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। हर देश क्या करता है, अपना अपनी जलवायु योजना बनाता है, हर देश अपना एक लक्ष्य तय करता है पेरिस समझौते के अकॉर्डिंग। केवल एनडीसी को ही उस कैटेगरी में रखा गया है, यानी कि अगर ये रिजल्ट आएगा, कोई भी देश मान लीजिए अगर नतीजा देना ही होगा उसको, इस कंडीशन की बात केवल एनडीसी पर लागू हो रही है। अगर कोई देश ऐसा है, जैसे उदाहरण के रूप में समझिए, जैसे मान लीजिए कोई छोटा द्वीपीय देश है जैसे तुवालू है। अब कोई भी विकसित देश जैसे अमेरिका जैसा देश अगर तुवालू उसके ऊपर आरोप लगा रहा है कि उसके डूबने का कारण अमेरिका है, अमेरिका के द्वारा कुछ इस प्रकार की गतिविधियां हो रही जिसकी वजह से तुवालू डूब रहा है, तो अंतर्राष्ट्रीय या घरेलू कोर्ट में केस करने की जब बात आएगी तो वहां पर अब जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है उसमें इसके लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं दी गई, और ये व्यवस्था बहुत जटिल बना दी गई। अब इस चीज को तुवालू को प्रूफ करना पड़ेगा कि कानूनी रूप से इस चीज को प्रूफ करे कि नहीं ऐसा वास्तव में अमेरिका की वजह से हुआ है, और ये बहुत जटिल चीज हो जाती है। तो ऐसे दिशा में हम कह सकते हैं प्रवर्तन की कोई नई व्यवस्था यहाँ नहीं दी गई है। यानी जलवायु पर अगर कोई देश लापरवाही कर रहा है, अगर बड़े विकसित देशों के द्वारा लापरवाही हो रही है, तो वहां पर सजा या जुर्माना जो है वो अगर यहाँ पर एक प्रावधान किया गया होता है इस चीज के लिए, तो हम कह सकते थे ये रिजल्ट ऑब्लिगेशन के अंतर्गत रखा गया है। लेकिन यहाँ उन चीजों पर एक तरह से अनदेखी की गई है, तो इसमें यह कहना कि विकसित देशों पर किसी तरह का अंकुश लगेगा, वो व्यवस्था यहाँ पर कोई देखने को इनके सुझाव में नहीं मिली है। साथ ही साथ राष्ट्रीय अदालत, ये कहा गया कि अब इसके लिए क्या करेंगे वो देश, राष्ट्रीय अदालत और क्षेत्रीय संस्थाओं के जरिए वो अपना जो उनकी आपत्ति है वो लागू कर सकते हैं। अब कोई द्वीपीय देश है जैसे तुवालू है, अब वो अगर अमेरिका या कोई भी विकसित देश उसके लिए जिम्मेदार है, अब ये कहा जा रहा है कि आप अंतर्राष्ट्रीय या घरेलू कोर्ट में जाकर उसके लिए प्रयास कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आईसीजी ने अर्थात अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने सीधे तौर पर कुछ नहीं कहा है कि अगर इसका उल्लंघन होगा तो उसके लिए फला दंड की व्यवस्था होगी। साथ ही साथ पेरिस समझौते की यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो मूल सोच थी एक तरह से उसी को दोहरा दिया गया है, यानी कि कोई भी सभी देश मिलकर प्रयास करेंगे, एक सामान्य सी बात कही गई, फिर कहेगी कि विकसित देश उसमें मदद करेंगे, कानूनी बाध्यता नहीं होगी। तो जब तक कानूनी बाध्यता नहीं होगी तब तक ये सोचना कि विकसित देश और विकासशील देश दोनों एक मंच पर आके एक समान तरीके से और सतत विकास को प्राप्त करेंगे, ये उचित नहीं प्रतीत होता है। क्यों जरूरी है कानूनी बाध्यता? इसलिए जरूरी है क्योंकि विकसित देशों को अक्सर ये देखा गया है कि जो बातें तय हुई
पूर्व जो भी अंतर्राष्ट्रीय संधियों के माध्यम से उसकी अनदेखी अक्सर होती रही है। विकसित देश अक्सर अपने पुराने वादों से पीछे हो जाते हैं। अब चाहे वो उनको पर्यावरण के प्रति अगर फंडिंग करनी हो वहां पर वो फंडिंग नहीं करते हैं, तकनीकी साझा टेक्निक ट्रांसफर करना वो टेक्निक ट्रांसफर नहीं हो पाती है, ऐतिहासिक रूप से जिम्मेदारी स्वीकार करना कि हाँ हम लोगों ने ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन किया है उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर एक कानूनी बाध्यता की जो कमी है वो अभी भी दिखाई दे रही है और इसमें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के माध्यम से जो एडवाइजरी ओपिनियन है वहां भी इस दिशा में कोई विशेष बात नहीं कहा जाना एक चिंता की बात जरूर है। फिर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने उसकी राय में अब ये जो भी ओपिनियन दिया गया उसमें क्या खामियां रह गई, एक नजर इस पर डालना जरूरी है। तो देखिए, एक तो विकासशील देशों की जो जरूरत है उसकी अनदेखी यहाँ पर मिलती है, क्योंकि विकासशील देश जो अभी विकास की राह में है उनके लिए जो कार्बन है, कार्बन सीमित कार्बन स्पेस है। अब ऐसी दशा में उनकी ऊर्जा की जरूरतें भी हैं। ये ऊर्जा की जरूरतें कैसी पूरी होंगी, इस बात को भी सोचना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसी व्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय बाध्यकारी कानून बनाए जाने चाहिए। कम कार्बन विकास के लिए जरूरी फंड और तकनीकी कहां से आए इस विषय पर कोई यहाँ पर ओपिनियन नहीं दिया गया। साथ ही साथ अर्थव्यवस्था और सहयोग की बात नहीं की गई, यानी कि एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें कि स्वच्छ और स्थायी जलवायु तभी संभव है जब एक सहयोगी और खुली वैश्विक आर्थिक व्यवस्था हो, यानी कि सब एक दूसरे के सहयोगी हो। ऐसा ना हो कि विकसित देश विकास करते जाए और विकासशील देश पिछड़ते जाए। यहाँ पर सहयोगी और खुली वैश्विक अर्थव्यवस्था होना चाहिए जहां सभी देश मिलकर एक टिकाऊ विकास की तरफ आगे बढ़ सके। तो हम कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था और सहयोग की बात इस ओपिनियन में हमको नहीं दिखाई देती है। सीबीडीआर को केवल मार्गदर्शक सिद्धांत माना गया। अगर कानूनी रूप से बाध्यकारी सिद्धांत के तहत व्याख्यायित किया गया होता इस ओपिनियन में तो हो सकता है आगे चलकर इस पर और मजबूती से बात होती। तो सीबीडीआर को केवल मार्गदर्शक सिद्धांत ही बताया गया, तो कहीं ना कहीं विकसित और विकासशील देशों के बीच में जो पैमाने में विभेद है उस पर कहीं ना कहीं हमको वो विभेद अभी भी मौजूदा रूप में भी बना हुआ दिखाई दे रहा है। मुआवजे की दावे की कठिनाई है। मुआवजे की दावे की कठिनाई यही है, जैसा कि मैंने उदाहरण से बताया था, कि अगर कोई छोटा देश है, कोई छोटा द्वीपीय देश है, अगर उसको लगता है कि कोई बड़ा विकसित देश जिम्मेदार है इसके लिए कि वो उसकी वजह से उसके स्थिति पर प्रभाव पड़ रहा है, जैसे टुवालू कहे कि अमेरिका की वजह से हमारे यहाँ हम संकट में डूबने के हालात में पहुंच चुके हैं, तो अब इसके लिए क्या करना होगा, मुआवजे के जो दावे में उसको ये प्रूफ करना होगा कि नहीं अमेरिका जिम्मेदार है। अब इसमें क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय या घरेलू कोर्ट में इस बात को प्रूफ करना बहुत जटिल है। तो ऐसी दशा में ये जो मुआवजा है उसके दावे में एक कठिनाई बनी हुई है। इस इन सभी दिशाओं में यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है उसके एडवाइजरी ओपिनियन में हमें कमी दिखाई देती है। अंत में एक अभ्यास प्रश्न होगा, एनेक्स 1 और एनेक्स 2 शब्द किससे जुड़े हैं। विकल्प आपके सामने है। ए है आईपीसीसी मॉडल से, बी है यूएनएफसीसी में विकसित देशों की सूची से, सी है पेरिस समझौते के अपेंडिक्स से, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो उम्मीद ही नहीं विश्वास है इसका सही और सटीक जवाब आप जरूर देंगे। लड़ते रहें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।